नमस्कार बच्चों, आज हम दोबारा से आपके चैप्टर नंबर 3 के शेष भाग को लेकर से इस कक्षा में प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था विभिन्न प्रकार के रेशों के नाम, उनके स्रोत, और आखिर में हमने डिस्कस किया था जो जांतव रेशे थे उनके नाम बताए थे। कौन कौन से थे वे? ऊन और रेशम, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन उनका कुछ पार्ट रह गया था जो शेष रहता था। और वो पार्ट क्या था? ऊन भेड़ नामक जंतु से प्राप्त होती है, या दूसरे शब्दों में कहिए कि पशुपालक एक पशु को पालते हैं जिसे भेड़ कहते हैं, और उसी से ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन का कर्तन करने के बाद में, या कर्तन करने वाला जो चरण शुरू होता है, वहां से आगे के कौन कौन से चरण होंगे उसके बारे में ही आज हम इस चैप्टर में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का पॉइंट शुरू होता है रेशों से रेशों को ऊन में संसाधित करना। ऊन की कटाई हमने भेड़ के शरीर पर से की थी, इसके बारे में आपको बताया था। और जो ऊन उसके पेड़ के शरीर के ऊपर से जिसकी कटाई की जाती है, ऊन को काट लिया जाता है ट्रिमर के द्वारा। जो नाई की दुकान होती है, बार्बर की दुकान होती है, बाल काटने के लिए जैसी वो मशीन रखता है, कुछ वैसी मशीन से भेड़ के शरीर पर से उनकी कटाई होती है। यही जो भेड़ के शरीर से कटाई का जो काम होता है, यही पहला चरण है ऊन की कटाई का। पहला चरण बनता है ऊन की कटाई। और मैंने अभी आपको बताया ट्रिमर के द्वारा भेड़ के शरीर की त्वचा के ऊपर ऊपरी जो पतली त्वचा के साथ में बालों को काट लिया जाता है। और उस कटाई के बाद में नेक्स्ट चरण आता है अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या होता है कि जो हमने कटाई की थी पहले चरण में ऊन की, उस ऊन के साथ में धूल, मिट्टी, चिकनाई, काफी सारा गंध भी होता है। उस चिकनाई को, धूल को, मिट्टी को, गंध को, जो अवांछनीय पदार्थ हैं जो ऊन में नहीं होने चाहिए, उनको दूर करने के लिए ही ऊन का क्या किया जाता है? अभिमार्जन किया जाता है। पानी से ऊन को धो लिया जाता है, बार बार धो के, है ना। इसी को, ऊन को सफाई करना ही, पानी की सहायता से उसकी धुलाई करना ही क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। उसके बाद में ऊन को धूप में सुखा लिया जाता है, पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, और इसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट चरण, छटाई। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि ऊन के जब बालों में ऊन के रेशों में देखे जाते हैं तो कुछ रेशे थोड़े से रुक्ष टाइप के होते हैं, कुछ तंतु रूपी मुलायम रेशे होते हैं, कुछ रोएदार रेशे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे कि आप सर्दियों के अंदर स्वेटर पहनते हैं तो कई बार अपने स्वेटर के ऊपर से रवेशे आ जाते हैं। ये रुक्ष रेशे और जो स्वेटर के ऊपर जो रवेशे आते हैं, ये ऊन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ऊन को धागे में बदलें तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए छटाई का काम किया जाता है। यहाँ पर जो छटाई होती है, इस छटाई में रुक्ष रेशों को कोमल रेशों से अलग किया जाता है। कोमल रेशे होते हैं, उन्हीं से ही आगे ऊन को धागे में कन्वर्ट के लिए तैयार किया जाता है। तो छटाई में आता है रुक्ष रेशों से कोमल तंतु रूपी रेशों को बाहर निकालना। इसके बाद जो तंतु रूपी मुलायम रेशे हैं, उनको पुनः अभिमार्जन चरण में लाया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहिए कि उन रेशों को अलग करके जो कोमल तंतु हैं, मुलायम रेशे हैं, उनकी दोबारा से सफाई की जाती है, पानी से धोया जाता है, और धोने के बाद में फिर उनको सुखाया जाता है। जैसे ही वो सूख जाते हैं तो उन कोमल रेशों में से एक बार छटाई का काम दोबारा से फिर किया जाता है। यहां पर क्या हो, किसको किससे अलग करना है? तंतु रूपी कोमल रेशे जो ऊन में कन्वर्ट किए जाएंगे,
उनमें से बर को अलग किया जाता है, जो ऊन में उपयोग नहीं किया जाता, जो उनकी क्वालिटी को कम कर देता है। बर क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा था, जब सर्दियों में आप स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर के ऊपर रवे से आ जाते हैं, उन छोटे छोटे रोए जो होते हैं, उन रोयों को ही क्या कहते हैं, ऊन के या भेड़ से प्राप्त ऊन के बर कहते हैं। इन बर को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद अगला चरण आता है जो कि 5वें चरण के नाम से जाना जाता है। इस चरण में हम ऊन की रंगाई करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भेड़ की ऊन, बकरी की ऊन आमतौर पे सफेद रंग की, भूरे रंग की या काले रंग की होती है, लेकिन हमें अपनी अपनी पसंद के अनुसार या ग्राहक को अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग कलर की ऊन चाहिए। तो ऊन के अंदर वैरायटी देने के लिए, ग्राहक की पसंद के लिए ऊन की रंगाई की जाती है। अलग अलग कलर्स में हम उसको रंगते हैं। इस चरण में रंगाई का काम होता है। यहां तक जो हमने 5 चरण के बारे में डिस्कस किया था, उनकी कटाई, अभिमार्जन, छटाई, पुनः अभिमार्जन और उस अभिमार्जित ऊन में से बर को अलग करना, फिर उसको रंगाई करना, रंगाई में उनको अलग अलग रंगों में बदल देना या रंगों से युक्त कर देना। इसके बाद में यहां पर जो रंगीन ऊन प्राप्त हुई है उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कताई क्या होती है, धागा कैसे बनता है, जिस विधि से धागा बनता है उसे कताई कहते हैं। तो यहां पर भी जो यहां रंगीन ऊन आई है इसकी कताई की जाती है, या दूसरे शब्दों में कहिए कि कताई के यंत्रों के द्वारा ऊन को धागे में बदला जाता है। आजकल कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल उद्योग के अंदर से बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, नई नई तकनीकी की मशीनें हैं। उन मशीनों की सहायता से उनकी क्या कर ली जाती है, कताई कर ली जाती है और उसको धागे में बदल लिया जाता है। धागे में बदलने के बाद में जो धागा तैयार हो जाता है उनके रेशे से, उसकी फिर रीलिंग की जाती है, उनको रोल करके इकट्ठा किया जाता है। आप अपने घर में भी देखते होंगे, आपकी मम्मी सिलाई मशीन पर आपके नए वस्त्र सिलती है या वस्त्र कहीं से फटा पुराना है तो उसकी रिपेयर करती है, तो सिलाई मशीन के ऊपर एक धागे को रखा जाता है, एक रील में गत्ते की एक रोल सी होती है, उस पर धागा लिपटा होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी कताई करने के बाद जो धागा बना है उस धागे को रोल किया जाता है। इसी चरण को हम 7वां चरण या रीलिंग कहते हैं। रीलिंग करने के बाद में ऊन को कपड़ा उद्योग में भेज दिया जाता है, वस्त्र उद्योग में भेज दिया जाता है और वहां पर से इस ऊन के धागे से अलग अलग वैरायटी के स्वेटर तैयार किए जाते हैं, कंबल तैयार किए जाते हैं, कंबल तैयार किए जाते हैं, शॉल तैयार किए जाते हैं। जैसे वस्त्र की हमें आवश्यकता हो उसको बनाया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहिए ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। किससे? रंगीन धागा ऊन का जो रोल हो चुका है उसको वस्त्र उद्योग में, वस्त्र निर्माण में प्रयोग करते हैं और वही वस्त्र उद्योग से ये जो ऊन है हमारे पास से पहुंच जाती है। किस रूप में? 2 रूपों में हमारे पास पहुंचती है ये ऊन उद्योगों से। अगर हमें स्वयं स्वेटर बनानी है, शॉल बनाना है, तो हमारे पास ये आती है किसके रूप में? धागे के रूप में हमारे पास पहुंचती है, धागे के रूप में। मार्केट में आप अलग अलग कलर के धागे देख सकते हैं उनके रोल में। अगर हमें धागा नहीं चाहिए उनका, हमें उनका कोई वस्त्र चाहिए, तो उद्योगों से हमारे पास में जो वस्त्र के उद्योग है वहां से हमारे पास में कपड़े के रूप में आती है, या तो स्वेटर के रूप में आती है या किसी दूसरी परिधान के रूप में आती है। हो सकता है वो आपके सर के ऊपर ओढ़ने की टोपी भी हो सकता है, मफलर भी हो सकता है, कोई भी वस्त्र हो सकता है जैसे आपको जरूरत हो। यहां तक तो रहा बच्चों
ऊन के बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो कल हम एक जातव रेशे की और बात कर रहे थे। रेशम के कीट से जो प्राप्त होता है उस जातव रेशे का नाम है रेशम। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर से बहुत ही महंगी और कीमती जो साड़ियां जो होती हैं वो रेशम की ही बनी होती हैं। हमारे अन्य परिधान भी जो कीमती हैं, काफी अट्रैक्टिव हैं, ये भी किससे बने होते हैं? रेशम नाम के रेशे से बने होते हैं। ये रेशम कैसे प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है, इसका संसाधन हम कैसे करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। चलिए रेशम के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, रेशम की अगर हम बात करें तो रेशम क्या है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। रेशम एक प्रकार का जातव रेशा है। रेशम एक प्रकार का जातव रेशा है। इसकी प्रकृति कैसी है? रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन है। केमिकल नेचर ही रेशम की क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। और इसकी प्रकृति क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है, मानव निर्मित नहीं, प्रकृति द्वारा निर्मित, यानी जंतु है कौन? रेशम कीट, उससे ये निर्मित है। रेशम में कहां से प्राप्त होता है, या कहिए कि रेशम का स्रोत क्या है? रेशम के कीट द्वारा रेशम को तैयार किया जाता है। अगर रेशम की मजबूती की बात की जाए, रेशम नाम का जो रेशा होता है बहुत ही महीन रेशा होता है। और इस रेशे की अगर तुलना की जाए स्टील के साथ में, स्टील का भी, रेशम के रेशे जितनी मोटाई का अगर एक स्टील का रेशा ले लिया जाता है तो दोनों में से कौन मजबूत होता है? क्या आप जानते हो? रेशम ज्यादा मजबूत है स्टील से, बशर्ते दोनों की मोटाई सेम हो। तो रेशम स्टील के तार से भी मजबूत होता है। रेशम का कीट है जो रेशम का निर्माण करता है, उस कीट का भोजन क्या होता है? शहतूत की हरी हरी पत्तियां। याद रखें, हरी और ताजा पत्तियां। जब रेशम के पौधे शहतूत के पौधे पे नई नई पत्तियां आती है, बिल्कुल हरी होती है, उस समय रेशम का कीट जो होता है वो क्या करता है? रेशम की हरी पत्तियों को खाकर ही रेशम का निर्माण करता है। समझे बच्चों? रेशम कीट इसे अपनी लार से तैयार करता है। इस पॉइंट पे गौर करो। रेशम कीट अपने भोजन में शहतूत की पत्तियां लेता है और उसका आकार बढ़ता जाता है। और आकार बढ़ने के बाद में जब उसकी साइज काफी बड़ी हो जाती है और फिर वो अपनी लार निकाल के अपने शरीर के चारों तरफ लपेटता है, उसी लार से किसका निर्माण होता है? रेशम का। क्या आप जानते हैं? रेशम के कीट की जो लार होती है, जैसे ही हवा के संपर्क में आती है वो सूख के कठोर हो जाती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, एक दूसरा कीट और भी देखा होगा, दीवारों के कोने में जाले से लगे होते हैं। तो जाले कौन बनाता है? मकड़ी बनाती है। मकड़ी भी अपनी लार से उन जालों का निर्माण करती है, लार निकालती है। लार पल भर में हवा के संपर्क में आते ही सब कठोर हो जाती है। परंतु बच्चों, जितनी कठोरता रेशम की कीट की लार में होती है उतनी मकड़ी के जाले में नहीं होती, या दूसरे शब्दों की मकड़ी की लार से बना जो तंतु है उसमें नहीं होती। इसलिए मकड़ी के जाले को बेकार समझ के हम उखाड़ देते हैं। हमारे घर से रेशम की तरह से हम प्रयोग नहीं करते। तो यहां तक की बात होगी, रेशम कीट रेशम को अपनी लार से तैयार करता है। रेशम के साथ काफी सारे वैरायटी है, काफी सारी नस्ल है रेशम के कीट की। सफेद भूरे रंग की अलग अलग साइज के अलग अलग कीट हैं।
और उन्हीं अलग अलग नस्लों से तैयार रेशम भी अलग अलग प्रकार का होगा। उनमें से कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशम होगा, कुछ थोड़ा सा कम क्वालिटी का होगा, है ना। किसी के अंदर शाइनिंग ज्यादा होगी, किसी में चिकनापन ज्यादा होगा, किसी में थोड़ी सी रुखसता होगी। उन नस्लों से प्राप्त रेशम की जो किस्में हैं उनके भी देखें रेशम के प्रकार हैं। कुछ जो मुख्य जो प्रकार हैं रेशम के वो कौन है? टर्सर रेशम। क्या कहा? टर्सर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। एक बार रेशम के प्रकार दोबारा से सुने। टर्सर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। ये जो पॉइंट है हमने डिस्कस किए, ये रेशम के गुण हैं, रेशम की क्वालिटी के बारे में बताए गए हैं, रेशम के गुण धर्म के बारे में बताए गए हैं। रेशम के कीट से रेशम का पालन कैसे होता है, रेशम के कीट के जीवन के कौन कौन से चरण होते हैं, रेशम कीट का पालन करने वाले किसान या रेशम कीट पालक हैं, इसको किस तरह से कीट को पालते हैं, क्या क्या इसको खिलाते हैं, इसके जीवन के कौन से चरण से रेशम को प्राप्त करते हैं, फिर रेशम का आगे किस तरह से संसाधन किया जाता है, इन सब के बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी चैप्टर के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।